नौजवानों के हाथ में है हिंदुस्तान का मुस्तकबिल। नई नस्ल बदल सकती है मुल्क की तकदीर। नई सोच से बेहतर होगी मुल्क की तस्वीर। इसलिए मिल्लत टाइम्स पहुंचा रहा है मुल्क की जनता तक मुल्क के नौजवानों की आवाज़। सदाए नौजवान, सदाए नौजवान। मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। सदाए नौजवान के इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान हैं सिराज तालिब, जो नौजवान लीडर हैं और साथ ही साथ वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया दिल्ली यूनिट के वो सदर भी हैं। आइए हम जानते हैं उनसे देश की हालत और स्थिति के बारे में। सिराज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप अभी फ़िलहाल जो बीजेपी की हुकूमत है और इससे पहले कांग्रेस की हुकूमत थी, तो आप कांग्रेस और बीजेपी में क्या फ़र्क पाते हैं? पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ मुनव्वर आलम साहब और मिल्लत टाइम्स का कि आपने हमें यह मौका दिया। और अभी जो देश के हालात हैं ये इंतहाई ख़राब हैं। और अगर बात की जाए कांग्रेस के दौरे हुकूमत की और बीजेपी के दौरे हुकूमत की, तो इसमें जो सबसे बड़ा फ़र्क ये है वो ये है कि कांग्रेस एक टीम के साथ काम करती थी। कांग्रेस के पास काम करने के लिए लोग थे, इस कदर तानाशाही नहीं थी। लेकिन ये हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत, अगर देखें तो ये सिर्फ 3 लोगों पर मुश्तमिल है। प्रधानमंत्री जी, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और अरुण जेटली जी। सबका साथ सबका विकास जो है, इसे क्या कहेंगे फिर? आप ऐसे देख सकते हैं कि किसका साथ किसका विकास। जो पुराने लीडर्स थे, आडवाणी जी हूँ, जोशी जी हूँ, ये तमाम लोगों को बिठा दिया गया है ना। बहरहाल बात हमारी दूसरी तरफ चली जाएगी। मैं अभी जो कहना चाह रहा हूँ ये है कि ये 3 लोग, मोदी जी मसरूफ़ रहे विदेशों के दौरे पर, मोदी जी मसरूफ़ रहें यहाँ के जो पूंजीपति हैं उनकी मुँह भराई में कि किस तरह से कौन सी स्कीम ऐसी निकाली जाए, कौन सा तरीक़ा अख्तियार किया जाए जिनसे गरीबों के तिजोरियों से उनके जो जमा पूंजी थी वो निकाल कर हम उनके पास पहुंचा दें। आप देश के अंदर देख रहे हैं एक के बाद एक ये जो बड़े लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, वो पैसा समेट कर बैंकों से निकाल कर वो विदेशों में जा रहे हैं। चाहे वो नीरव मोदी हों, मेहुल चौकसी हूँ, या भी परसों की बात है एक साहब 5,000 करोड़ रुपए लेकर और यहाँ से फरार हो गए। राफेल डील का मसला अगर आप देखें तो उसमें सिर्फ अनिल अंबानी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए 126 तैयारों का जो जहाज़ का जो सौदा था, जो डील थी, उसको रद्द करके फिर से 36 जहाज़ की डील की गई और उससे 4 गुना ज़्यादा पैसों में, सिर्फ उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए। आज हालात ये हैं, डिमोनेटाइजेशन के बाद आज गरीबों के पास पैसा नहीं है। यहाँ तक कि जो यहाँ का मध्य वर्गीय व्यापारी था, आज व्यापार उसका पूरी तरीके से खिसक चुका है। आज आप देखें अर्थव्यवस्था देश की वो पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। आज रुपया डॉलर के मुकाबले में निहायत कमज़ोर नज़र आ रहा है। आज पूरी तरीके से हर वर्ग भारत का निराश है, हताश है, परेशान है। आज उनके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। कांग्रेस भी ऐसा नहीं है कि वो बहुत कोई अच्छा काम करती थी, लेकिन वो थोड़ा सा होमवर्क करती थी कुछ करने से पहले। और वो लोग कम से कम अचानक कोई ऐसा अमल उनका बेवकूफ़ाना सामने नहीं आता था, जैसा कि नोटबंदी में हुआ। नोटबंदी तो कर दिया लेकिन इनके पास पैसे नहीं थे। इनको फिर उसके बाद पैसा छपाने की ज़रूरत पड़ी, या छाप के रखा, क्या किया इन्होंने वो अलग चीज़ है। लेकिन वो जो इनके नोट्स थे वो ATM में फिट नहीं हो रहे थे। यानी कोई आपको नहीं लगता है कि जो ये 4 साल की जो दौरे हुकूमत है बीजेपी की,
तो इससे पहले कांग्रेस ने ही कुछ ऐसे हालात बनाए होंगे जिसकी वजह से आज देश की जो हालत है, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो या अब मॉब लिंचिंग के वाकयात हो या फिरका वाराना फसादात जो कुछ भी हो रहे हों, तो आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस ने इससे पहले कुछ ऐसे हालात बनाए होंगे तब इस तरह के हालात अब जा करके सामने आ रहे हैं? नतीजा देखिए, हालात तो जो हैं देश के, उसकी जनक तो कांग्रेस ही है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अगर आरएसएस को मजबूत करने का श्रेय जाएगा तो बीजेपी को नहीं जाएगा, बल्कि बीजेपी आरएसएस के जरिए मजबूत हुई है, लेकिन आरएसएस को मजबूती देने वाली कांग्रेस है। देश के अंदर ये जो फिरका वाराना कशीदगियां हुई, हालात खराब हुए, इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। कल अभी राजीव त्यागी का एक बयान सामने आता है कि इन्होंने वादा किया था राम मंदिर बनाने का और ये पीछे हट गए। हमने अपने दौरे हुकूमत में, उन्होंने कहा शिलान्यास हमने करवाया, ताला हमने लगवाया, ताला हमने खुलवाया। वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि देश के अंदर फिरका परस्ती की बुनियाद हमने डाली है। और अगर देखा जाए भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार तो उनके भी दौर में अपने उरूज पे था। तो कहीं से कोई ऐसी बात नहीं नज़र आती है कि कांग्रेस की दौरे हुकूमत में लोग बहुत खुशहाल थे, लेकिन ये था कि कांग्रेस चूंकि एक ज़माने से हुकूमत कर रही है, उसको ये मालूम था कि खून किस जगह से हमें चूसना है जिससे वो मरीज़, वो इंसान भी जीता रहे और हम भी जीते रहे, और धीरे धीरे करके हम खून चूसते रहे। मतलब सोच समझ के खून चूसते। हाँ, वो सोच समझ के, और मतलब विदाउट प्लान चूस। जी जी, असल में ये होता है मुर्गी का अंडा, वो रोज़ एक एक लेते थे और ये चाहते हैं कि पेट फाड़ के मुर्गी का अंडा निकाल दिया जाए। अच्छा, ये फ़र्क है। अभी जो फिलहाल कुछ एक महीने से अगर हम बात करें तो इनकाउंटर के जो मामला हो रहे हैं, अलीगढ़ में इनकाउंटर का मामला पेश आया, फिर अभी क्या कहते हैं लखनऊ में इनकाउंटर का मौका पेश आया है विवेक तिवारी का। तो इस तरह के वाक़यात क्यों पेश आ रहा है? आपको क्या लगता है कि आखिर एक जगह मुस्लिम हो रहा है तो वहाँ पे विवेक तिवारी, उनका तो कोई ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम हो, तो हिंदू है, लेकिन इस तरह के मामला पेश क्यों आ रहे हैं? आखिर आपको क्या लगता है पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? देखिए, जब आपके पास ईमानदारी नहीं होगी, जब आपके पास मोरल वैल्यूज़ नहीं होंगे, कोई भी जब बेईमान होता है तो ऐसा नहीं है कि पहले बेईमानी वो दूसरे के साथ करे। एक बेईमान बेईमानी की शुरुआत अपने घर से करता है, चोरी की शुरुआत अपने घर से करता है। पहले पापा के जेब से पैसे निकालता है, भाई के जेब से पैसे निकालता है। बेईमान अपने भाई की ज़मीन पहले मारता है, फिर पड़ोसी की मारता है ना। सच्चाई ये है कि जो हुकूमत है ये पूरी तरीक़े से ईमानदारी और किसके क्या हुकूक़ हैं, हक़ और बातिल की तमीज़ नहीं है इसके पास। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सत्ता के लिए, सत्ता के शीर्ष पर बने रहें, इसलिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज देश के अंदर लोगों के दिलों में इस कदर नफ़रत भर दी गई है, आज माहौल यहाँ पहुँच गया है, बेईमानी इस चरम पर है, इस उरूज पर है कि एक पुल बनता है और गिर जाता है, सैकड़ों लोग उसके नीचे दबकर मर जाते हैं, और उसका इंजीनियर कौन होता है, ठेकेदार कौन होता है, ये पता नहीं चल पाता है। तो जिस देश के अंदर, जिस रियासत के अंदर ये माहौल होगा, जिस रियासत के अंदर ये माहौल होगा कि एक लड़की जो अपने एक साथी के साथ पढ़ने के लिए जाएगी, उसको बजरंग दल के लोग जाएंगे पीटेंगे, विश्व हिंदू परिषद के लोग पीटेंगे, और पीटने के बाद पुलिस के हवाले करेंगे, और पुलिस बजाय उसकी जान बचाने के, उसकी हिफाजत करने के, पुलिस वाले खुद उसको पीटते हैं और वहाँ हिंदू और मुसलमान की बातें करते हैं, भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं। क्या फ़र्क रह जाता है एक भगवाधारी में और एक वर्दीधारी में? वही मैं पूछना चाहता हूँ, तो पुलिस आखिर ऐसा क्यों करे? क्या उनको बैक जो आप सपोर्ट है पीछे की तरफ से, क्या हुकूमत की तरफ से उनको सपोर्ट मिल रहा है कि आप करो ऐसा? जी हाँ, देखिए एक चीज़ तो ये है कि आज पुलिस जो है वो पहले अपने आप को हिंदू मानती है, अच्छा, है ना, किसी एक धर्म से जोड़ती है, बाद में ये मानती है कि हमें सुरक्षा करना है। आप देखिए ना, ये जो इनकाउंटर्स के जितने भी वाक़यात हुए,
अब तक तो मुसलमान और दलितों के हुए, लेकिन पहली बार ये सामने आया कि एक विवेक तिवारी नाम का लड़का जो मतलब एक अच्छे पोस्ट पे था, एप्पल कंपनी में काम करता था, अपने कलीग के साथ जा रहा था और पुलिस वालों ने उसको रोकने की कोशिश की और वो डर गया, क्योंकि वो जानते हैं कि ये पुलिस वाले रोक कर क्या करते हैं। उसने गाड़ी आगे बढ़ाई, उन्होंने दौड़ा के उसको शूट कर दिया। मतलब इस कदर मनोबल उनका बढ़ा हुआ है कि हम किसी को भी मारकर एनकाउंटर दिखा सकते हैं। अलीगढ़ में भी फर्जी एनकाउंटर किया और यहाँ तक कि कुछ लोग अगर गए उनके लिए मतलब हमदर्दी जताने, ये पता करने कि ऐसा क्यों हुआ, उनके घर के इतने बुरे हालात हैं, ऐसे में पुलिस वाले खुद बजरंग दल के लोगों को बुलाते हैं ताकि इनको धमका के डरा कर वापस भेज दिया जाए। मतलब जिसको जंगल राज, अंधेर राज, मतलब कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की जो भी मंत्री हैं वो कहते हैं कि अखिलेश यादव के दौर में ही जंगल राज हुआ करता था या गुंडागर्दी जो हुआ करती थी उस दौर में, तो अखिलेश यादव के दौर में, अब तो ख़त्म हो रहा है। तो फिर भी जिस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, तो इसके लिए क्या हुकूमत जिम्मेदार है पूरी तरह से? इसका मतलब देखिए साहब, हुकूमत अगर ईमानदार हो तो कोई भी दंगा, कोई भी हालात, कोई भी कशीदगी 12 घंटे से ज़्यादा नहीं चल सकती। हुकूमत ही करप्शन, भ्रष्टाचार कभी भी नीचे से ऊपर नहीं जाता है, हमेशा ऊपर से नीचे आता है। अगर योगी जी ईमानदार होते, योगी जी वाकई वो चाहते कि उत्तर प्रदेश को हमें मिसाली प्रदेश बनाना है, यहाँ हमें हर वर्ग को साथ में लेकर चलना है, तो आज प्रदेश के हालात ऐसे ना होते। वहाँ सिर्फ एक खौफ का माहौल बनाया जा रहा है। अब आपकी एक पार्टी से मैं आपकी पार्टी के बारे में सवाल करना चाहूँगा। आप दिल्ली यूनिट के सदर हैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के, तो आप ये बताएं, आपकी पार्टी किसी भी सियासी नक्शे में नज़र नहीं आती है, तो क्यों, आखिर क्या वजह है इसकी? देखिए, किसी भी पार्टी के लिए जब वो शुरू होती है तो सबसे पहले ज़रूरत होती है संगठन की, और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया और जो इसके कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं इस वक्त पूरी तरीके से संगठन पर काम कर रहे हैं। और अभी मैंने मतलब वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने 2017 में जो इलेक्शन हुआ एमसीडी का, उसमें हम लोगों ने हिस्सा लिया और हम 5 सीटों पर इलेक्शन लड़ चुके हैं, जिसमें हमारे कैंडिडेट्स ने अच्छे वोट्स हासिल किए हैं। और बाकी यह है कि अखबारात और ऐसे ऐसे इश्यूज़ पर जिस पर अभी तक किसी ने काम नहीं किया है, मसलन इलाक़ाई जो समस्याएं हैं उनको लेकर हम मुसलसल काम करते रहते हैं। ये अलग बात है कि आज के दौर में जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हुकूमत में बैठी हुई है, बीजेपी केंद्र सरकार में है, कांग्रेस अभी पिछली हुकूमत उसकी थी, तो ये तमाम पार्टियां ज़्यादा सरगर्म हैं ये लोग एक ज़माने से। लेकिन अभी हमें 2.5 साल हुए हैं दिल्ली में, हम आज 17 यूनिट में काम कर रहे हैं। मतलब आप कोशिश में लगे हुए हैं? हम कोशिश कर रहे हैं और 17 मतलब जो असम्बली हलके हैं उसमें हमारी यूनिट मजबूत है। हम ये चाह रहे हैं कि पूरी तरीके से, चूंकि हम वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम मूल्यों पर आधारित राजनीति कर रहे हैं, हम वेलफेयर स्टेट की ख्वाहिश रखते हैं जहां हर शख्स को बराबरी का दर्जा मिले, तो जब हम इस पर काम करेंगे तो हमें लोगों के जहन तक पहुंचना पड़ेगा। आज लोग हराने और जिताने की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों से ये गुजारिश करते हैं और ये बात उनको बताते हैं कि आप हारने और जीतने की राजनीति कीजिए, हराने और जिताने की नहीं। मुस्लिम यूथ जो है वो पैमाने पर सामने नहीं आ रहे हैं। जो तो मुस्लिम लीडर होना चाहिए, मुस्लिम लीडर के तौर पर मुस्लिम यूथ सामने नहीं आ पा रहे सियासी तरीके से, या अब कह लीजिए सियासी नक्शे में उनका कोई मतलब नज़र ही नहीं आता। जैसे आप दलित है, मुसलमान, दोनों अभी मौजूद बहस है इस दौर में या इस हुकूमत में। तो दलित की अगर बात करें तो जिग्नेश मेवानी है, चंद्रशेखर हैं, ये लोग बड़े पैमाने पर आते हैं सियासी नक्शे में, उनका बड़ा अच्छा खासा मतलब अहम रोल रहता है, लेकिन मुसलमानों में एक भी नज़र नहीं आते। तो क्या आपको लगता है कि मुस्लिम नौजवान जो हैं वो सियासत से पीछे हट रहे हैं या उनकी जो दिलचस्पी है वो ख़त्म हो रही है? क्या लग रहा है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने मुनव्वर साहब। ऐसा नहीं है कि मुसलमान
नौजवान जो है वो सियासत में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, बड़ी तादाद है ऐसी। लेकिन अफसोस ये है कि हम जो सियासत करते हैं उस सियासत से हम सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। जब हम सियासत करते हैं कांग्रेस पार्टी में तो हम एक पपेट के तौर पर काम करते हैं और उससे जो ताकत मिलती है वो राहुल गांधी को मिलती है। जब हम बहुजन समाज में करते हैं तो उससे ताकत मायावती को मिलती है। जब हम सियासत समाजवादी के लिए करते हैं तो अखिलेश मजबूत होते हैं। जब हम सियासत आम आदमी पार्टी के लिए करते हैं तो हम मजबूत करते हैं केजरीवाल को। कभी भी हम अपनी कम्युनिटी के बारे में, गरीबों के बारे में, उन तमाम मजलूमों के बारे में, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, हम उनके बारे में नहीं सोच सकते हैं। होता क्या है कि हम एमएलए, एमपी, काउंसलर तक ही सीमित रहते हैं, वो सोच रहती है। दलितों में, दलित भाइयों में एक चीज़ जो आई है वो लीडरशिप की आई है। वो चाहते हैं कि इसके ज़रिए हमारी लीडरशिप मजबूत हो, हम मजबूत हों। आपका कहना मतलब यह है कि जो लीडर बन के आए मुस्लिम में वो मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में सोचे? नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में नहीं। देखिए, मेरा इख्तिलाफ यह है कि मुसलमानों को उलझाया गया है कि आप जब बात करेंगे तो सिर्फ मुसलमानों की करेंगे, दाढ़ी की करेंगे, टोपी की करेंगे, आप बात मस्जिद की करेंगे, आप बात उर्दू ज़बान की करेंगे, आप बात मदरसों की करेंगे, आप बात तलाक की करेंगे। इसमें उलझा दिया गया है और मुसलमान जब ये बात करता है तो किसी और कम्युनिटी को अपने साथ नहीं जोड़ पाता है, बल्कि वो मांगने वाला रह जाता है। जिस दिन मुसलमानों को चाहिए कि वो बढ़कर आएँ, दलितों की लड़ाई खुद लड़ें, जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनकी लड़ाई खुद लड़ें, आदिवासियों की लड़ाई खुद लड़ें, उन कम्युनिटीज़, उन मजलूमों की लड़ाई लड़ें जिनका इस्तेहसाल होता है, शोषण होता है। जिस दिन ये जज्बा होगा उनके अंदर, उस दिन मसाइल का हल हो जाएगा। हमारे ऊपर भी लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं वेलफेयर पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। मैं खुलकर कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वेलफेयर पार्टी मुसलमानों की ही पार्टी नहीं है, मुसलमानों की भी पार्टी है। हमारे यहाँ गैर मुस्लिम भाई, चाहे वो सिख हूँ, चाहे वो ईसाई हूँ, चाहे वो हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, सबको हमारे यहाँ मौका दिया जाता है और वो हमारे साथ काम करते हैं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, लोगों को विश्वास नहीं हो पाता है। जहाँ पर जिस पार्टी के जो भी सदर होते हैं या जो मेंबर होते हैं तो वो क्या होते हैं, मुस्लिम होते हैं। तो लोगों को लगता है कि सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। बीजेपी में मुसलमान हैं, कांग्रेस में मुसलमान है, आम आदमी पार्टी में मुसलमान है, फिर भी हम तो कहते हैं कि कांग्रेस हमारी पार्टी नहीं है। तो वही बात है, आपको विश्वास कैसे करें? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आप ये बताइए, सोनिया गांधी इटली से आकर एक पार्टी चलाएंगी, उसकी अध्यक्ष होंगी, और वो पार्टी सोनिया की पार्टी या ब्राह्मण जो जिस घराने से है ताल्लुक, वो ब्राह्मणों की पार्टी नहीं, सबकी पार्टी होगी। अगर कोई पार्टी मायावती जी चलाएंगी तो वो जाटो या दलित पार्टी नहीं बल्कि सबकी पार्टी। मुलायम सिंह यादव जी पार्टी चलाएंगे तो वो यादव पार्टी नहीं, सबकी पार्टी। अगर कोई पार्टी लालू जी चलाएं तो वो सबकी पार्टी, नीतीश जी चलाएं तो सबकी पार्टी, ममता जी चलाएं तो सबकी पार्टी। अगर किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास हो जाए तो वो मुसलमानों की कैसे पार्टी हो सकती? ये कहाँ का इंसाफ है? आप ऐसा क्यों कहते हैं? हमारी पार्टी का नाम किसी मुसलमान के नाम से मंसूब नहीं है। हम मुस्लिम मुत्तहिदा पार्टी नहीं बनाए हैं। लेकिन अगर हम वेलफेयर पार्टी बनाकर सबके हित की बात करते हैं तो ये इल्ज़ाम क्यों हमारे सर पे? क्योंकि ये इल्ज़ाम मेरी तरफ से नहीं, मैं लोगों की बात कर रहा हूं। क्योंकि लोगों की ये मेंटालिटी बन चुकी है कि मुसलमान सिर्फ मुसलमानों की बात कर सकता है, किसी और की बात नहीं कर सकता है। हम उसी को चैलेंज करना चाहते हैं, हम उसी मिथ को तोड़ना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि एक मुसलमान भी खड़ा होगा, वो दलित के लिए खड़ा होगा, वो उन जातियों के लिए खड़ा होगा, चाहे वो दलित हों, ट्राइब्स हों, अनुसूचित जाति के लोग हों, वो मजलूम हों, उन सब लोगों के लिए खड़ा होगा। आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा कि 2019 का इलेक्शन बहुत ही करीब है। आप यूथ लीडर हैं, नौजवान लीडर हैं, तो आप यूथ को क्या कहना चाहेंगे, नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे कि 2019 का जो इलेक्शन है वो किस नज़रिए से देखें, किनको वोट दें? देखिए, सीधी सी बात यह है कि न हम नवा न किसी हम नशी से निकलेगा,
हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा, वतन की रेत हमें एड़िया रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। मैं अपने नौजवान साथियों से, किसी भी कम्युनिटी के हों, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप धर्म, ज़ात, इलाका, इन चीज़ों से आगे बढ़ें, क्योंकि आपने सबको आजमाया है। कोई ज़ात के नाम पर आया, कोई धर्म के नाम पर आया, कोई क्षेत्र के नाम पर आया, और हर किसी ने भारत को ज़ख्म दिया है, लोगों को ज़ख्म दिया है। मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगा कि आप किसी पार्टी का जिंदाबाद करो, किसी शख्स का जिंदाबाद करो। आप वो काम करो जिससे आप जिंदा और आबाद हो जाओ, आपका देश जिंदा और आबाद हो जाए, आपकी आने वाली नस्लें जिंदा और आबाद हो जाएं, आपके बुजुर्गों के नाम जिंदा और आबाद हो जाएं। जिस दिन आप अपने लिए, देश के लिए खुद सोचना शुरू करेंगे और राजनीति में खुद निकल कर सामने आएंगे, उस दिन देश का उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, भला हो जाएगा और देश तरक्की के रास्ते पर चल पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ थे सिराज तालिब, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया दिल्ली यूनिट के प्रेसिडेंट। ताज़ा तरीन खबरों के लॉग ऑन कीजिए www.millettimes.com। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।